यू। आज हम लेकर के आए हैं मनोविज्ञान का चैप्टर 2 का आज हम इसका चैप्टर 2 पढ़ेंगे। क्या है कि हम 1 से लेकर के 8 तक का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है साइकोलॉजी का वो मैं करवा चुकी हूँ और अब 1 चैप्टर को मैंने पढ़ाया भी है और आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर 2। तो स्वागत है आपका नॉलेज हब में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा दूसरा अध्याय का नाम है मनोविज्ञान में जाँच की विधियाँ। तो चलिए स्टार्ट करते। पहले हम ये जानेंगे कि इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप क्या क्या जानेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है मनोविज्ञान वैज्ञानिक जांच के लक्ष्य एवं स्वरूप की व्याख्या कर सकेंगे। हमारा दूसरा पॉइंट है मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रयुक्त विविध प्रकार के प्रदत्तों को समझ सकेंगे। हमारा तीसरा पॉइंट है मनोवैज्ञानिक जांच की कुछ महत्वपूर्ण विधियां को जान सकेंगे, प्रदत्त विश्लेषण की विधियां को समझ सकेंगे तथा मनोवैज्ञानिक जांच की सीमाओं एवं नैतिक विचारों को सीख सकेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा विषय वस्तु। तो परिचय, मनोविज्ञान जांच के लक्ष्य, मनोवैज्ञानिक अनुसाधन के चरण, अनुसाधन के वैकल्पिक प्रतिमान, मनोवैज्ञानिक प्रदत्त का स्वरूप, मनोविज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण विधियाँ, प्रेक्षण विधि, प्रयोग का एक उदाहरण, प्रायोगिक विधि, संसाधनात्मक अनुसंधान, सर्वेक्षण अनुसाधन, सर्वेक्षण विधि का उदाहरण, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, व्यक्ति अध्ययन, ऐसा ही कुछ है। और हमारा प्रदत्त विशेषण, गुणात्मक विधि, मनोवैज्ञानिक जांच की सीमाएं, नैतिक मुद्दे, प्रमुख पद, संसाधन, समीक्षात्मक प्रश्न, प्रयोजन, विचार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसके बारे में परिचय को जानेंगे। प्रथम अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि मनोवैज्ञानिक अनुभवों, व्यवहारों एवं मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन है। प्रथम अध्याय में हम क्या पढ़ चुके हैं कि मनोविज्ञान अनुभवों, व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रिया का एक अध्ययन है। अब आप जानना चाहेंगे कि मनोविज्ञान इन गोचर का अध्ययन कैसे करते हैं। दूसरे शब्द में व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन करने में मनोविज्ञान किन विधियों का उपयोग करते हैं। अन्य वैज्ञानिकों की भांति मनोवैज्ञानिक भी जिन विषयों का अध्ययन करते हैं उनका वर्णन, पूर्व कथन, व्याख्या तथा नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए मनोवैज्ञानिक औपचारिक तथा व्यवहारिक परीक्षण द्वारा प्रश्न का संसाधन करते हैं। अपने अध्ययन विधियों के कारण ही मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक क्रियाकलाप कहलाता है। मनोवैज्ञानिक अनेक अनुसाधन विधियों का उपयोग करते हैं क्योंकि मानव व्यवहार अनगिनत होते हैं तथा एक विधि से ही सबका अध्ययन संभव नहीं होता। मनोविज्ञान की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए प्रेक्षण, प्रयोग, संसाधनात्मक अनुसाधन, सर्वेक्षण, मनोवैज्ञानिक परीक्षण एवं व्यक्ति अध्ययन विधियां का प्रायः के स्वरूप जिन्हें हम मनोवैज्ञानिक अध्ययन में एकत्रित करते हैं परिचित होंगे। साथ ही मनोविज्ञान के अध्ययन में प्रस्तुत होने वाली अनेक विधियों के विस्तार तथा मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे से भी आपका परिचय होगा। पहला पॉइंट है हमारा इसमें मनोविज्ञान जांच के लक्ष्य। तो पहले हम जानेंगे कि मनोवैज्ञानिक जांच के लक्ष्य क्या क्या हैं। तो किसी वैज्ञानिक अनुसाधन की तरह मनोवैज्ञानिक जांच के लक्ष्य इस प्रकार है: वर्णन, पूर्व कथन, व्याख्या, नियंत्रण, अनुप्रयोग। तो पहले हम जानते हैं कि मनोविज्ञान का वर्णन जानते हैं, पूर्व कथन जानेंगे, फिर व्याख्या जानेंगे, फिर नियंत्रण जानेंगे और इस प्रकार अर्जित ज्ञान का वस्तुनिष्ठ तरीके से उपयोग करना। आइए इस पदों का अर्थ समझ जाएं। वर्णन, तो पहले ये जानेंगे वर्णन क्या है। मनोवैज्ञानिक अध्ययन में हम व्यवहार अथवा किसी घटना का यथासंभव सही वर्णन करते हैं। इससे किसी व्यवहार विशेषण को अन्य व्यवहारों से अलग करने में सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए शोधकर्ता विद्यार्थियों की अध्ययन की आदतों का प्रेक्षण करना चाहता है। अध्ययन की आदतों में विविध प्रकार के व्यवहार आ सकते हैं, जैसे सभी कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहना, नियत कार्य समय पर प्रस्तुत करना, अध्ययन अनुसूची को योजना बनाना, नियत
कार्यक्रम के अनुसार अध्ययन करना, दिन प्रतिदिन के आधार पर कार्यों की समीक्षा करना आदि। एक वर्ग विशेषण में भी कई सूक्ष्म विवरण हो सकते हैं। शोधकर्ता अध्ययन की आदत का जो अर्थ समझता है उसे उसका वर्णन करना चाहिए। प्रकार के विवरण में व्यवहार विशेषण का उल्लेख अवश्य होता है जो उसको समझने में सहायता करता है। हो सके तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम जानेंगे पूर्व कथन के बारे में, तो पढ़ते भी चाहिए और नोट डाउन भी करते जाइए पॉइंट बाय पॉइंट। तो पूर्व कथन के बारे में जानेंगे। पूर्व कथन क्या है? वैज्ञानिक जांच का दूसरा लक्ष्य व्यवहार का पूर्व कथन है। यदि आप व्यवहार को सही समझने तथा उसका वर्णन करने में सक्षम हैं तो आप एक व्यवहार विशेष के अन्य व्यवहारों, घटना अथवा गोचरों से संबंध हो सरलतापूर्वक व्यवहारों, घटनाओं अथवा गोचर से संबंध को सरलतापूर्वक जान सकेंगे। ऐसे स्थिति में आप इस बात की भविष्यवाणी कर सकेंगे कि कतिपय दशाओं में कुछ त्रुटियां के साथ वह व्यवहार विशेषण घटित हो सकता है। उदाहरण के लिए, अध्ययन के आधार पर एक अनुसंधानकर्ता विभिन्न विषयों के अध्ययन, समय की मात्रा एवं उपलब्धि के बीच धनात्मक संबंध की एक स्थापना कर सकता है। बाद में यदि आपको ज्ञात होता है कि एक बालक विशेष अध्ययन के लिए पर्याप्त समय देता है तो आप इन बात का पूर्व कथन कर सकते हैं कि वह बालक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेगा। पूर्व कथन प्रेक्षण के लिए किए गए व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होने पर अधिक सही होता है। जितने अधिक लोगों का परीक्षण किया जाएगा, पूर्व कथन की सही होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। व्याख्या। अब जानेंगे हम व्याख्या क्या होता है। तो व्याख्या लिख करके ऐसे ही डॉट दीजिए और चलिए हम इसके बारे में लिखते हैं, फिर एरो दीजिए और लिखिए। मनोविज्ञान जांच का तीसरा लक्ष्य व्यवहार के कारण की अथवा उसके निर्धारकों की जानकारी प्राप्त करता है। अब हम जानेंगे मनोविज्ञान में जांच की विधि के बारे में है। मनोवैज्ञानिक मूलतः यह जानना चाहते हैं कि व्यवहार का किन कारणों से घटित होता है और वे कौन सी दिशाएं हैं जिसमें व्यवहार विशेष घटित नहीं होता है। उदाहरण के लिए, किन कारणों से कुछ बच्चे अपनी कक्षा में अधिक ध्यान देते हैं? क्वेश्चन मार्क। अन्य बच्चों की तुलना से कुछ बच्चे अध्ययन हेतु अधिक समय क्यों नहीं देते? अतः यह उद्देश्य अध्ययन किए जाने वाले व्यवहार के निर्धारकों अथवा पूर्ववर्ती दिशाओं की पहचान करने से संबंधित होता है, जिससे दो परिवर्तीय वस्तुओं अथवा घटनाओं के बीच कार्यकरण साधन स्थापित किया जा सकता है। नियंत्रण। अब हम पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट जो नियंत्रण था हमारा, उसके बारे में। तो चलिए नियंत्रण के बारे में नोट डाउन करते हैं। नियंत्रण में है, यदि आप व्यवहार विशेष के घटित होने की व्याख्या कर लेते हैं तो आप उक्त व्यवहार की पूर्ववर्ती दिशाओं में परिवर्तित करके उसको नियंत्रित कर सकते हैं। नियंत्रण तीन बातों से संबंधित होता है: किसी व्यवहार विशेष के घटित कराना, उसे कम करना अथवा बढ़ाना। उदाहरण के लिए, आप चाहे तो अध्ययन करने के घंटे को उतना ही रहने दें अथवा आप उन्हें कम कर सकते हैं या उसमें वृद्धि कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक उपचारिक द्वारा चिकित्सा के रूप में व्यक्तियों के व्यवहार में जो परिवर्तित होता है वो नियंत्रण का एक अच्छा उदाहरण है। अब हम जानेंगे अनुप्रयोग के बारे में। तो अनुप्रयोग के बारे में जानेंगे और नोट डाउन भी करेंगे। अनुप्रयोग। वैज्ञानिक जांच का अंतिम लक्ष्य लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। विभिन्न दशाओं में समस्या का समाधान करने के लिए ही मनोवैज्ञानिक अनुसंधान किए जाते हैं। इन प्रयासों के कारण लोगों के जीवन में गुणवत्ता ही मनोविज्ञान के मूल लगाव का विषय होता है। उदाहरण के लिए योग एवं ध्यान के अनुप्रयोग से दबाव की मात्रा कम करके क्षमता बढ़ाई जाती है। वैज्ञानिक जांच नए सिद्धांतों अथवा निर्मातियों के विकास के लिए की जाती है, जिनसे भविष्य में भी अनुसंधान कार्य किए जाते हैं। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के चरण। तो अब हम जानेंगे मनोवैज्ञानिक के अनुसंधान के चरण क्या क्या हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। विज्ञान के इस आधार पर नहीं परिभाषित किया जाता है
कि वह किस चीज़ की खोज करता है, बल्कि इस आधार पर कि वह कैसे खोज करता है। वैज्ञानिक विधि में किसी घटना विशेष अथवा गोचर का वस्तुनिष्ठ व्यवस्था एवं परीक्षणीय तरीके से अध्ययन करने का प्रयास किया जाता है। वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी का अभिप्राय यह है कि यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से किसी घटना विशेष का अध्ययन करें तो दोनों को लगभग एक ही निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप और आपका कोई मित्र एक मापनी से किसी मेज की लंबाई मापते हैं तो इस बात की संभावना अधिक होती है कि आप दोनों एक ही निष्कर्ष तक पर पहुंचेंगे। वैज्ञानिक विधि की दूसरी विशेषता यह होती है कि इसमें खोज की व्यवस्थित प्रक्रिया अथवा चरण का अनुपालन होता है। इसके अंतर्गत आने वाले चरण समस्या का संप्रचरण, प्रदत्त संग्रह, निष्कर्ष निकालना तथा स्रोत, निष्कर्षों एवं सिद्धांतों का पुनरीक्षण करना। चित्र 2.1 देखें। आइए इन चरण का कुछ विस्तार से वर्णन करें। चलिए 2.1 देखते हैं। फिर ये रहा हमारा 2.1। इसमें पहले दिया है समस्या का संप्रचरण, अध्ययन के लिए विषय का चयन। पहला हमारा हो गया अध्ययन के लिए विषय का चयन और दूसरा हमारा है प्रदत्त संग्रह, प्रतिभागी, विविधियाँ, उपकरण एवं प्रक्रिया। तीसरा हमारा हो गया निष्कर्ष निकालना, सांख्यिकीय विधियाँ का उपयोग करके। चौथा हमारा हो गया स्रोत, निष्कर्षों का पुनरीक्षण, उपलब्ध परिकल्पनाओं का पुनर्कथन, पुनरीक्षित या एक सिद्धांत का निरूपण। चलिए अब कुछ हम जानते हैं दूसरा पॉइंट इसके बारे में। समस्या का संप्रत्यय, वैज्ञानिक स्रोत का, इसको नोट डाउन कीजिए, का कार्य तब प्रारंभ होता है जब शोधकर्ता अध्ययन के तत्व अथवा विषय का चयन करता है। इसके बाद वह अपना ध्यान केंद्रित करता है तथा विशेष स्रोत, प्रश्न अथवा समस्या का विकास करता है। ऐसा पूर्व में किए गए अनुसंधानों की समीक्षा, प्रेक्षणों तथा व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिए, पूर्व में आपने पढ़ा कि शोधकर्ता विद्यार्थियों के लिए अध्ययन की आदतों का प्रेक्षण करने में रुचि लिया करता था। इसके लिए वह पहले अध्ययन की आदतों की विधियाँ, पक्षों की पहचान करता है। उसके बाद ही यह सुनिश्चित कर सकता है कि वह घर पर किए जाने वाले अथवा कक्षा में प्रस्तुत अध्ययन की आदतों का अध्ययन करना चाहता है। मनोविज्ञान में हम व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित विविध समस्याओं का अध्ययन करते हैं। इन समस्याओं का संबंध को हमारे अपने व्यवहार को समझने, जैसे जब हम प्रसन्नता अथवा दुख की दिशा में होते हैं तो कैसा अनुभव करते हैं। हाँ, हम लोग कैसा अनुभव करते हैं, हम अपने अनुभव एवं व्यवहार पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, हम भूल क्यों जाते हैं। दूसरे के व्यवहार को समझने, उदाहरण के लिए, क्या अभिनव अंकुर से अधिक बुद्धिमान है? कुछ लोग अपना कार्य सर्वदा समय से क्यों नहीं पूरा कर पाते हैं? क्या सिगरेट पीने की आदत को नियंत्रण किया जा सकता है? कुछ लोग असाध्य रोग से ग्रसित होने के बाद भी दवाइयाँ क्यों नहीं लेते? समूह से प्रभावित व्यक्तिगत व्यवहार, उदाहरण के लिए, रहीम अपने कार्य को संपादित करने की तुलना में लोगों से मिलने जुलने में अधिक समय क्यों देता है? कोई साइकिल चालक हो तो अकेले की तुलना में समूह में अधिक अच्छा प्रदर्शन क्यों करता है? समूह व्यवहार, उदाहरण के लिए, जब लोग समूह में होते हैं तो उनके खतरा उठाने वाले व्यवहारों में वृद्धि क्यों हो जाती है? तथा संगठन स्तर, उदाहरण के लिए, कुछ संगठन दूसरे संगठनों की तुलना में अधिक सफल क्यों होते हैं? कुछ नियोजक और अपने कर्मचारियों की प्रेरणा में कैसे वृद्धि कर सकता है? क्वेश्चन मार्क से होता है। इसकी सूची लंबी है और आप आगे की अध्यायों में इनकी विविध पक्षों को जानेंगे। यदि आप अपने जिज्ञासु हो तो आप कई समस्याओं को लिख सकते हैं जिनकी आप जांच कर सकते हैं।
समस्या की पहचान के बाद शोधकर्ता समस्या का एक काल्पनिक उत्तर ढूंढता है जिसे परिकल्पना कहते हैं। उदाहरण के लिए अपने पूर्व के साक्ष्य या प्रेक्षण के आधार पर आप एक परिकल्पना विकसित कर सकते हैं कि टेलीविज़न पर हिंसा देखने से बच्चे में आक्रामकता आती है। इसके बाद आप अपने अनुसंधान में इस कथन को गलत अथवा सही सिद्ध कर सकते हैं। हमारा दूसरा है प्रदत्त संग्रह। वैज्ञानिक विधि का दूसरा चरण प्रदत्त संग्रह होता है। प्रदत्त संग्रह के लिए संपूर्ण अध्ययन का एक अनुसंधान अभिकल्प होना चाहिए। इसके लिए अग्रसित 4 पहलुओं के बारे में निर्णय लेना पड़ता है। क हमारा है अध्ययन के लिए प्रतिवादी, ख है प्रदत्त संग्रह की विधियाँ, ग है अनुसंधान में प्रयुक्त उपकरण एवं घ है प्रदत्त संग्रह की प्रक्रिया। अध्ययन के स्वरूप के अनुसार अनुसंधानकर्ता को निर्णय करना है कि अध्ययन में कौन कौन प्रतिभागी सूचना देने वाले होंगे। प्रतिवादी बच्चे, किशोर, महाविद्यालय के छात्र, अध्यापक और प्रबंधक हो सकते हैं। चिकित्सालय के रोगी, उद्योग में कार्य करने वाले कर्मचारी अथवा व्यक्तियों का कोई समूह भी प्रतिभागी हो सकता है, जिनमें जहां पर अध्ययन किए जाने वाला गोचर प्रचलित हो। दूसरा निर्णय प्रदत्त संग्रह की विधियाँ के उपयोग से संबंधित होता है, जैसे प्रेक्षण विधि, प्रायोगिक विधि, सहसंबंधित विधि, व्यक्ति अध्ययन इत्यादि। अनुसंधानकर्ता को प्रदत्त संग्रह के लिए उपयुक्त साधनों के विषय में भी निर्णय लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए साक्षात्मक अनुसूची, प्रेक्षण अनुसूची उपकालिक के प्रदत्त संग्रह हेतु किस प्रकार उपयोग में लाया जाएगा, अर्थात व्यक्तिगत अथवा सामूहिक। इसके बाद वास्तविक प्रदत्त संग्रह। तीसरा है हमारा निष्कर्ष निकालना। अगला चरण संग्रहित प्रदत्तों का संख्या नहीं, इसका शुरुआत कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। ठीक है। अनुसंधानकर्ता एवं वैकल्पिक परिक्रमा सिद्धांत स्थापित करेगा तथा नए प्रदत्तों के आधार पर इसका परीक्षण करेगा और निष्कर्ष निकालेगा। इस परिकल्पना सिद्धांत की परीक्षा भावी अनुसंधानकर्ता द्वारा की जाती है, अतः अनुसंधान निरंतर चलने वाला प्रक्रिया है। अब हम जानेंगे अनुसंधान के वैकल्पिक प्रतिमान। तो मनोविज्ञान की मान्यता है कि मानव व्यवहार का अध्ययन भौतिकी, रासायनिक विज्ञान तथा जीव विज्ञान जैसे विज्ञानों की विधियाँ को अपनाकर किया जा सकता है और किया भी जाना चाहिए। इस विचारधारा का प्रमुख अभिव्यक्ति है कि मानव व्यवहार का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ये आंतरिक एवं बाह्य शक्ति द्वारा गठित होता है तथा इसका प्रेक्षण, मापन तथा नियंत्रण किया जा सकता है। इन लक्ष्यों की पुष्टि के लिए मनोविज्ञान विद्या शाखा ने 20वीं सदी की उत्तरार्ध तथा अपने को मात्र व्यक्त व्यवहार तक सीमित रखा। वह व्यवहार जिसका प्रेक्षण एक मापन किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक के अध्ययन में व्यक्तिगत अनुभूतियाँ अथवा तथा अर्थों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। आधुनिक समय में एक अलग विशिष्ट दृष्टि से व्याख्या पर रख परंपरा कहते हैं कि उदय हुआ है, जो व्याख्या एवं पूर्व कथन की तुलना में समझ को अधिक महत्वपूर्ण मानता है। यह परंपरा मानती है कि निरंतर परिवर्तनीय एवं जटिल मानव व्यवहार एवं अनुभव की अन्वेषण विधि भौतिक जगत की अन्वेषण विधि से भिन्न होनी चाहिए। इस विचारधारा के अनुसार किसी संदर्भ विषय में घटित होने वाला घटनाओं एवं क्रियाओं की अर्थवत्ता को खोजना एवं समझना अधिक महत्वपूर्ण होता है। कुछ विशिष्ट संदर्भ होते हैं जहां बाह्य कारकों जैसे सुनामी, भूकंप एवं चक्रवात से प्रभावित व्यक्ति अथवा आंतरिक कारकों, उदाहरणों लंबी बीमारी आदि से लोग पीड़ादायी स्थिति से गुजरते हैं। ऐसे व्यक्तियों में वस्तुनिष्ठता संभव नहीं होता है, क्योंकि ये प्रत्येक व्यक्ति सत्य निर्माण अपने अपने ढंग से करता है। इसलिए हम वास्तविकता की व्यक्तिपरक व्याख्या करते हैं। यहाँ हमारा लक्ष्य होता है कि हम माननीय अनुभवों एवं व्यवहारों की सहज प्रभाव मानता को बिना हानि पहुँचाए विविध पक्षों को पता लगाएं। उदाहरण के लिए कोई भी खोज करने वाला यह नहीं जानता है कि वह खोज रहा है, कैसे खोज किए जाने तथा किस बात की प्रत्याशा की जाए, बल्कि वह प्रयास करता रहता है कि कुछ अभिकरण अव्यवस्थित विवरण है।
आज के लिए इतना ही। आज हम सेकेंड चैप्टर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट लाइन को जाने हैं, जो कि हमारा सेकेंड चैप्टर है मनोविज्ञान में जांच की विधि। आज इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन मैं की हूँ सेकेंड चैप्टर से रिलेटेड। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसका जो क्वेश्चन आंसर है मैं करवा चुकी हूँ सब्जेक्टिव, मैं इसका ऑब्जेक्टिव भी लेकर के आऊँगी। आज के लिए इतना ही। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।